भारतीय संविधान में आज हम संविधान सभा पर आपत्तियों को देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। संविधान सभा पर आपत्तियों में से हम पहली आपत्ति देखते हैं कि कहा जाता है कि संविधान सभा संप्रभु नहीं है। संविधान सभा संप्रभु नहीं है। क्यों नहीं है संप्रभु? क्योंकि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझाव पर हुआ था और कैबिनेट मिशन ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी है। अतः कहा गया कि संविधान सभा है वो भी ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी है। और दूसरा आरोप लगाया जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुई या कैबिनेट मिशन ने बुलाई थी। अतः संविधान सभा की बैठक को वो स्थगित भी कर सकती थी। अतः संविधान सभा कैबिनेट मिशन से होती थी। कहा जाता है कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन से होती थी। और कहा जाता है कि कैबिनेट मिशन ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी है और इसलिए संविधान सभा भी ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन आप इन आरोपों को देखें तो इन आरोपों से आप सहमत नहीं हो सकते। हम मानते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझाव पर हुआ, किंतु संविधान सभा को भंग करने का अधिकार कैबिनेट मिशन के पास नहीं था। संविधान सभा स्वयं के 2/3 बहुमत पारित करके 2/3 बहुमत पारित करके स्वयं को भंग कर सकती थी, यानी संविधान सभा को भंग कर सकती थी। संविधान सभा का एक संचालक था जो कि निर्वाचक संचालक था। इसका एक निर्वाचक संचालक होता था और संविधान सभा ने संविधान को लागू करने के लिए ना तो कैबिनेट मिशन से अनुमति ली थी और ना ही ब्रिटिश संसद से अनुमति ली थी, बल्कि आपसी सहमति से संविधान को लागू किया गया। और संविधान लागू होने से पहले भारत स्वतंत्र हो चुका था। उस एक आरोप लगाया जाता है दूसरा कि संविधान सभा प्रतिनिधित्वक नहीं है, यानी कि संविधान सभा के गठन में आम जनता की सहभागिता नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन द्वारा हुआ था। चूंकि जनता की सहभागिता नहीं थी और संविधान सभा के सदस्य जन इच्छा का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं, यानी कि संविधान सभा के लोग कैसे कह सकते हैं कि हमने संविधान सभा को हर जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में लिया है। संविधान सभा के तीसरा आरोप लगाया जाता है कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो अभिजात वर्ग के हैं, यानी कि ऊंचे वर्ग के हैं, और संविधान सभा में सभी समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। जब जयप्रकाश नारायण ने यह कहा कि इस संविधान से उस तरह की स्वतंत्रता और न्याय उपलब्ध नहीं हो सकता जिस तरह की स्वतंत्रता के लिए हम सबने न्याय और संघर्ष किया है। और अगर आप इन आरोपों को देखें तो आप इनसे सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि जिस समय संविधान सभा का गठन किया जा रहा था उस समय बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, जिससे प्रत्यक्ष चुनाव संभव नहीं था। हम मानते हैं कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य अभिजात वर्ग के हैं। अधिकांश सदस्य संविधान सभा के अभिजात वर्ग के हैं, लेकिन वे सभी जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध थे और उनमें से अधिकांश सदस्य स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुके थे
और सभी सदस्य लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध थे। यानी कि जो अभिजात वर्ग के तो थे, लेकिन वो स्वतंत्रता की लड़ाई में आंदोलन में भाग भी तो ले रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। वो स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग ले रहे थे और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध थे। यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध थे। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध थे। इसलिए संविधान पर ये आरोप लगाना उचित नहीं है। संविधान सभा पर लगने वाले आरोप हमने देखे कि संविधान सभा संप्रभु नहीं है। संविधान सभा को जन प्रतिनिधित्व यानी संविधान सभा प्रतिनिध्यात्मक नहीं है और संविधान सभा को जन समर्थन प्राप्त नहीं है। संविधान सभा को जन समर्थन प्राप्त नहीं है क्योंकि संविधान जब लागू करने के लिए जनमत संग्रह नहीं कराया गया, अर्थात इसे आम जनता पर थोप दिया गया है और इस संविधान की स्वीकार्यता कम होगी। लेकिन अगर आप तार्किक दृष्टि से विचार करें तो इन आरोपों से हमने बताया है कि सहमत नहीं हो सकती है, क्योंकि संविधान को लागू करने के समय उस समय सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे बड़े पैमाने पर और लोगों के अंदर डर था, इसलिए जनमत संग्रह नहीं कराया गया। और संविधान में अब हम कहेंगे कि लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। अगर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे तो लोगों ने इसे स्वीकार कैसे कर लिया। लोगों ने इसका विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि इस संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया गया है। क्योंकि इस संविधान में लोगों ने इस संविधान का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि इस संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया गया है। इसलिए संविधान सभा का विरोध नहीं हुआ और भारतीय जनता ने उस संविधान को स्वीकार कर लिया। अब हम संविधान सभा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को देखते हैं। अब हम संविधान सभा में के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, जिनमें से हम पहले पॉइंट को देखेंगे कि परस्पर विरोधी हितों का समन्वय। परस्पर विरोधी हितों का समन्वय की हम बात करें। संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग थे और इन सब को एक मंच पर लाना और आम सहमति से शासन व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करना बड़ा कठिन काम था, क्योंकि शासन व्यवस्था की सफलता के लिए शासन व्यवस्था की सफलता के लिए सभी विचारधारा के लोगों का सहयोग होना आवश्यक है। यदि किसी विचारधारा के लोग उस शासन व्यवस्था को समर्थन नहीं देते हैं तो शासन व्यवस्था के असफल होने की आशंका या संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए संविधान सभा ने परस्पर विरोधी हितों का समन्वय करने के लिए सभी विचारधारा एवं समुदाय के लोगों को या सदस्यों को प्रतिनिधित्व पर बल दिया। मतदान के बजाय इन्होंने आम सहमति से निर्णय लेने पर बल दिया। जैसे जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर की हम बात करें, हम जवाहरलाल नेहरू की
जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर। ये नेता केंद्रीकरण को पर बल दे रहे थे, यानी कि केंद्र को मजबूत करने की ओर केंद्रीकरण पर बल दे रहे थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विकेंद्रीकरण पर बल दे रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विकेंद्रीकरण। जहां जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर केंद्र को मजबूत करने की बात करते हैं, वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विकेंद्रीकरण के समर्थक में हैं। जवाहरलाल नेहरू को केंद्र को मजबूत करने की पर बल देते हैं, वहीं राजेंद्र प्रसाद पंचायतों को मजबूत करने पर बल देते हैं। इसका हल निकालने के लिए, इस विवाद का समाधान करने के लिए संविधान सभा में केंद्र को मजबूत करने के साथ साथ पंचायतों को भी संविधान में महत्व दिया गया है। अब हम दूसरा पॉइंट की बात करें, जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं कल्याण की बात है। नंबर 2 में हम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं कल्याण की चुनौती को देखें। अल्पसंख्यक की सुरक्षा एवं कल्याण। हम अल्पसंख्यक की सुरक्षा एवं कल्याण को देखें तो भारत के विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, जो हमने अभी देखा, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर भय था या डर पैदा हो गया। इसलिए मौलाना आजाद लेकिन मौलाना आजाद ने अल्पसंख्यकों की सदन में मांग की, ताकि सदन में अल्पसंख्यकों के समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन इसका विरोध पटेल ने किया, और पटेल के साथ साथ राजकुमारी अमृता कौर जो ईसाई धर्म से थी, और बेगम एजाज रसूल जो मुस्लिम धर्म से प्रतिनिधित्व रखती थी। बेगम एजाज रसूल जो मुस्लिम धर्म से है। जो मुस्लिम धर्म से प्रतिनिधित्व रखती थी, इन्होंने इसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि आरक्षण का विरोध किया। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद अल्पसंख्यक समुदाय भी भारत के अभिन्न अंग हो गए, तो हमें इन्हें विशेष आरक्षण देने की क्या जरूरत है। किंतु संविधान सभा ने इस समस्या का समाधान करने के लिए आर्टिकल 30 देखो, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को यह अधिकार है कि वह अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थान के गठन, प्रबंधन और उसका संचालन कर सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 30 की हम बात करें, आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक
अपने अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए किसी संस्था का गठन कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, के लिए किसी संस्था का गठन, प्रबंधन और संचालन कर सकते हैं यानी कि अल्पसंख्यक आर्टिकल 30 में उन्हें यह अधिकार दिया गया कि अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति के लिए संस्था का गठन कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं और उसका संचालन भी कर सकते हैं। अब हम संविधान सभा के समक्ष उत्पन्न चुनौती में पॉइंट 3 में देशी रियासतों की समस्या को देखें। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने रियासतों को स्वतंत्रता दी कि या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, या वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या वो स्वयं स्वतंत्र हो जाएं, यानी कि स्वतंत्र रियासत में हो जाएं। लेकिन संविधान सभा के सामने यह चुनौती थी कि यदि कोई रियासत किसी देश में, यदि कोई रियासत स्वतंत्र हो जाती है तो यदि रियासतें स्वतंत्र हो गईं तो किसी संप्रभु देश के अंदर संप्रभुता, यानी कि रियासतों के संप्रभुता को कैसे स्वीकार किया जाएगा। और पटेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसीलिए देशी रियासतों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे संघीय शक्ति समिति कहते हैं, या यूनियन पावर कमेटी। एक यूनियन पावर कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी में रियासतों के महत्वपूर्ण सदस्यों को शामिल कर इसका एक प्रभाव हुआ। इस कमेटी ने रियासत के अधिकांश सदस्यों को शामिल कर दिया और इसका प्रभाव ये रहा कि अधिकांश रियासतों ने भारत में अपना विलय कर लिया और इसके बदले में सरकार प्रीवी पर्स पेंशन लेकर आई, सरकार प्रीवी पर्स का प्रावधान लेकर आई। लेकिन वर्तमान में जिसमें निर्धारित राज्य को निर्धारित पेंशन दी जाने लगी, लेकिन अभी इसे समाप्त कर दिया गया है। और जिन रियासतों ने स्वेच्छा से विलय नहीं किया उन पर सैनिक कार्रवाई का सहारा भी लिया गया। पॉइंट 4 पर हम संविधान सभा के समक्ष उत्पन्न चुनौती में देखते हैं कि शासन व्यवस्था के स्वरूप में भी विवाद देखने को मिलता है, जिसमें समस्या ये थी कि हम कौन सा स्वरूप लें, हम संसदीय प्रणाली को अपनाएं या अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाएं। यानी कि संसदीय व्यवस्था एक ओर तो संसदीय व्यवस्था है और दूसरी ओर है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। एक और संसदीय व्यवस्था है और एक और है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व है किंतु स्थायित्व नहीं। इसमें उत्तरदायित्व है किंतु स्थायित्व नहीं।
इसमें स्थायित्व नहीं है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में स्थायित्व है किंतु उत्तरदायित्व नहीं। इसमें स्थायित्व है किंतु उत्तरदायित्व नहीं। संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया, इसका रीजन है क्योंकि भारत 1947 से पहले ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था प्रचलित थी। भारत का संचालन संसदीय व्यवस्था के अनुरूप हुआ है और इसका परिणाम ये निकला कि संस्थाओं का विकास भी इसी अनुरूप में हुआ, संसदीय व्यवस्था के अनुरूप में हुआ। और यहाँ स्थायित्व होता है लेकिन उत्तरदायित्व नहीं। यहाँ उत्तरदायित्व है किंतु स्थायित्व नहीं। जहाँ उत्तरदायित्व होता है यानी कि संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व है तो वहाँ परिणाम ये निकलता है कि सरकार के निरंकुश बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नागरिकों के पास अधिकार सुरक्षित हैं और नागरिकों का विकास, और निरंकुश बनने का अर्थ ये है कि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हैं और नागरिकों का विकास भी संभव है। दरअसल हमने संसदीय व्यवस्था इसलिए अपनाई क्योंकि हम 1947 से पहले ब्रिटेन के गुलाम थे और हमने संसदीय प्रणाली को पहले से ही ग्रहण किया हुआ था और हम उनके अनुरूप ढल चुके थे, इसलिए संसदीय व्यवस्था को हमने स्वीकार किया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे प्रस्तावना। धन्यवाद।